आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत। कोविड और कोरोना वायरस इन्फेक्शन के इस दौर में, इस वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर जो भी रिसर्च अभी तक सामने आई है वो ये कहती है कि मौत की सबसे बड़ी वजह दिल बन रहा है पूरी दुनिया में कोविड-19 के इस इन्फेक्शन में। यानी कोमॉर्बिडिटीज़ में, यानी बहुत सारी बीमारियां जो ऑलरेडी आपको लगी हुई हैं और उसके बाद आपको अगर कोविड का इन्फेक्शन भी होता है तो मौत होने के चांसेस किसमें ज़्यादा हैं। तो इंटरनेशनल रिसर्च अभी तक ये कह रही है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उस वजह से आपकी मौत ज़्यादा जल्दी हो सकती है। आखिरकार क्या वजह है कि कार्डिक पेशेंट्स को रिस्क पर क्यों माना जाता है? कैसे इसको देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट? और आज के इस वक्त दौर में जब इंटरवेंशन, यानी एक आदमी को अगर हार्ट अटैक होता है वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अगर टाइमली इंटरवेंशन होता है तो वो दोबारा से सांस ले सकता है। इन तमाम चीज़ों को इंटरवेंशन ने पॉसिबल करा है। मेरे साथ इस वक्त हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में अपना एक नाम बनाया है उन्होंने, डॉक्टर निखिल महाजन। इस वक्त नारायणिया हॉस्पिटल कटरा में हैं और एक अप्रोच हमेशा, मतलब जो थोड़ा बहुत नॉलेज मेरे पास है उसके मुताबिक एक अप्रोच रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी में के कार्डियोलॉजिस्टों की कि जब भी हार्ट अटैक वाला पेशेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर उसको पहले स्टेबलाइज करने में लगते हैं। 3 दिन के बाद जब पेशेंट स्टेबलाइज होता है उसके बाद जाकर इंटरवेंशन होती है। और आजकल चूंकि कोविड के इन्फेक्शन है, डॉक्टर कोशिश ज़्यादातर उनकी ये होती है कि मेडिसिन से और बाकी तरीक़ों से किसी तरीके से पेशेंट को पहले स्टेबलाइज किया जाए। लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड का प्रोटोकॉल अब देखें, एग्रेसिव कार्डियोलॉजी यानी हार्ट अटैक का पेशेंट जो ही हॉस्पिटल पहुंचता है, पहला काम डॉक्टर का होता है कि वो इंटरवेंशन के बारे में सोचता है। वो फ़ौरन सोचता है कि वो एंजियोग्राफी करेगा और एंजियोग्राफी में जो कुछ उसको दिखेगा उसके बाद एंजियोप्लास्टी करेगा ताकि पेशेंट को राहत मिले और पेशेंट दोबारा से सांस लेना शुरू करे। मेरे साथ हैं डॉक्टर निखिल महाजन। आइए इनसे समझते हैं नारायणिया हॉस्पिटल में ये क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि कोविड का ये जो इन्फेक्शन है, इसमें जो वर्ल्ड ओवर स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये बताते हैं कि कार्डिक पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं कोविड इन्फेक्शन का। अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन होता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है। आप समझना चाहता हूँ उसकी वजह क्या है? बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। जब भी एक हार्ट अटैक किसी पेशेंट को या हार्ट पेशेंट होते हैं, उनका हार्ट का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है। जब भी हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है तो वो खून आगे शरीर में जाने की बजाय पीछे लंग्स में चला जाता है, तो जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं हम कि लंग्स में पानी हो गया है। ऐसे लंग्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए। इट इज़ नॉट कि वो सिर्फ कोविड के लिए प्रोन होते हैं, वो किसी भी बैक्टीरियल, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि हार्ट पेशेंट्स में जो कोरोना वायरस अगर ऐसे पेशेंट को अगर हो जाए तो द मोर्टेलिटी रेट इज़ यूजुअली वेरी हाई। डॉक्टर साहब, अब बात करूँगा जम्मू की। आज से अगर 20 साल पहले की मैं बात करता तो शायद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी जो है वो उसने जन्म भी नहीं जम्मू में लिया था। उसके बाद इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी ने जब जन्म लिया तो डॉक्टर सुशील शर्मा ने इंटरवेंशन करना शुरू किया। लेकिन अब आते आते 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि आज भी एक हार्ट अटैक का पेशेंट जब मेडिकल कॉलेज आता है, क्या हमें 2-3 दिन इंतज़ार करना चाहिए कि वो स्टेबल हो और उसके बाद जाके इंटरवेंशन करना चाहिए? या मॉडर्न प्रोटोकॉल्स क्या हैं हार्ट अटैक को लेकर कि अगर हार्ट अटैक का पेशेंट आपके हॉस्पिटल इमरजेंसी में आता है, फ़ौरन क्या करना चाहिए? इस आज की अप्रोच क्या है? देखिए, अगर आज के अप्रोच के हिसाब से हम चलें, हमारी लैंग्वेज में उसको प्राइमरी PTCA बोलते हैं। देखिए, आपको अंडरस्टैंड करना है कि इस पेशेंट को हुआ क्या है। आप स्टेबल उस इंसान को, जब तक आपने कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो आप पेशेंट को स्टेबल नहीं कर सकते। देखिए, हार्ट एक मसल है, वो एक ब्लड सप्लाई से जुड़ा है। वो ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है, उसमें हार्ट अटैक हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड ओवर अगर आप बोलेंगे तो सिंपल है, आप एंजियोग्राफी करें। आप उन 3 आर्टरीज हमारे हार्ट में होती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करें। जो हम ECG में हमें पता होता है कि वो कौन सी आर्टरी है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको खोलें। अगर पॉसिबल हो उसको वहाँ पे स्टेंट करें एंड पेशेंट
ऑन टेबल, मतलब देर इज, मतलब आई हैव सीन पेशेंट जो इतनी पेन में होते हैं, एंड जैसे ही वो आर्टरी खुलती है द पेशेंट टेल्स ऑन टेबल दैट सर आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड वो जो एक फीलिंग है पेशेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए, डॉक्टर के लिए, वो अमेजिंग है। एंड ऑनेस्टली आई विल टेल यू वन थिंग, जब एक बार ये आर्टरी खुल जाती है, कॉम्प्लिकेशन रेट, सडन कार्डियक डेथ हो गई, हार्ट फेलियर में पेशेंट चला गया, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस इट्स निल, बहुत ही कम, मतलब बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि वंस यू ओपन द आर्टरी उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मतलब आप सेकेंड डे थर्ड डे पेशेंट को घर भेजते हैं, पेशेंट चल के जाता है एंड ही हैज़ नो कंप्लेंट्स, कोई चेस्ट पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रहा, नथिंग। सो ये वर्ल्ड ओवर का प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं ये मैं बना रहा हूँ, इट इज़ रिटन इन द बुक्स। आप गूगल करें, आप पढ़ें प्राइमरी पीटीसीए क्या होता है। प्राइमरी पीटीसीए इज फर्स्ट 12 आवर्स। पहले 12 घंटे में अगर आपने इंटरवीन नहीं किया तो हार्ट का मसल तो डेड हो गया। सी इट इज़ अ मसल, वो बाइसेप ट्राइसेप तो है नहीं कि आप फिर से पंप करके बना लेंगे, वो तो डेड हो गया। एंड नाउ पेशेंट विल लिव विद दैट मसल, अंडरस्टैंड दिस। उसको हार्ट फेलियर होगा, सडन कार्डियक डेथ के चांसेस रहेंगे और वो उसको लाइफ टाइम रहेंगे। हर बार जब सर्दी आएंगी उसको सांस फूलेगा, वो रात को लेट नहीं पाएगा। सो नाउ दी, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली ही कैन डाई ऑल्सो, सडन कार्डियक डेथ कभी भी उस पेशेंट में हो सकती है। सो प्राइमरी पीटीसीए का प्रोटोकॉल वर्ल्ड ओवर है एंड वो करना ही करना है। यू डोंट हैव टू वेट पेशेंट, एंड देयर इज अ फिक्स प्रोटोकॉल इन दैट। देयर इज अ डोर टू बलून टाइम, मतलब अगर पेशेंट आपके दरवाजे पे पहुंचा और तो दैट इज डोर, बलून है जब आप आर्टरी को खोलते हैं, तो बुक्स राइट इट इज 90 मिनट्स। सो यू हैव टू डू इट इन लेस देन 90 मिनट्स, दैट इज ऑल, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपने सोचना नहीं है कि मुझे क्या करना है, आपने ईसीजी देखा, आपने इको किया, यू शिफ्ट द पेशेंट टू लैब एंड योर टारगेट इज लेस देन 90 मिनट्स। जब वो पेशेंट आया है और उसकी आर्टरी खुली और वो रिलीव्ड ऑफ सिम्टम्स है। डॉक्टर साहब, दो तरह की इंटरवेंशन है एंजियोग्राफी के लिए खासकर, एक रेडियल है, एक फीमोरल है। आपसे जानना चाहूँगा, जो नारायणिया हॉस्पिटल में आप करते हैं, क्या रेडियल है या फीमोरल है, और दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी आपको देख रहे होंगे उन्हें मालूम ही नहीं है कि रेडियल, उन्हें मतलब ये बताया जाता है कि जो फीमोरल एंजियोग्राफी है वो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपके आर्टरीज़ की अच्छी शेप दिखती है, सारा सब कुछ पता चलता है। लेकिन अगर हम रेडियल करते हैं तो उस रेडियल में जो है प्रॉपरली हमें कुछ नहीं पता चलता कि कितनी ब्लॉकेज है, क्या स्टंटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जी रेडियल अगर आप एंजियोग्राफी करेंगे भी तो आपको स्टंटिंग जब करनी है तो तब तो फीमोरल साइड से ही आपको जाना है। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या एम आई राइट या देयर इज समथिंग जो मैं मिसकंसीव कर गया हूँ या मुझे ठीक तरीके से उसकी समझ नहीं है? आई एम वेरी सॉरी टू से, बट दिस इज अ बिग मिसकंसेप्शन। जो रिसेंट गाइडलाइंस थी, देखो हम वी फॉलो दी वेस्ट, हम अपना कुछ इंडियन हमारी रिसर्च नहीं है, हम सिर्फ जो वेस्ट में होता है हमारी गाइडलाइंस आती हैं वो फॉलो करते हैं। नाउ गाइडलाइंस हैव शिफ्टेड फ्रॉम फीमोरल, नाउ दिस इज द फीमोरल रूट एंड दिस इज द रेडियल रूट। गाइडलाइंस हैव शिफ्टेड फ्रॉम फीमोरल टू रेडियल ऑलरेडी, 2017 की गाइडलाइंस में शिफ्ट हो चुका है। इट्स बीन नाउ 3 years। ठीक है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। अगर अमेरिकन यूरोपियंस ये कर रहे हैं तो वो इसलिए तो नहीं कर रहे कि उनको आर्टरी दिख नहीं रही, दैट मीन इट हैज़ टू बी डन फ्रॉम दिस रूट। एंड देर आर वेरी फ्यू प्रोसीजर्स लेफ्ट नाउ जिसके लिए आपको फीमोरल रूट से जाना है। जैसे रोटा एब्लेशन एक प्रोसीजर होता है। नाउ रोटा एब्लेशन इज वन ऑफ द प्रोसीजर कि जिसमें आपको पता है, सेकेंड थिंग इज ये आर्टरी किसी रीज़न से डिस्ट्रॉयड है, आपको पता है ये आर्टरी बहुत पतली सी है, यहाँ से कैथेटर जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम हमारी लैंग्वेज हम 6 French बोलते हैं। नाउ 6 French इज दी सबसे बड़ा कैथेटर जो यहाँ से जाता है। अदर देन दैट टैवर है। नो देयर आर अदर बिग प्रोसीजर, बट एंजियोप्लास्टी के हिसाब से आप देखते हैं तो आज के दिन में रोटा इज ऑलमोस्ट द ओनली प्रोसीजर लेफ्ट, वरना CTOs दुनिया यहाँ से खोल रही है। हम प्राइमरी पीटीसी सिर्फ यहीं से करते हैं। नारायणा इज डूइंग 100% रेडियल। वी आर, अगर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ से नहीं मिलेगा यहाँ से चले जाएंगे। वट इज द इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस इज आर्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी लो। जब आप यहाँ से करते हैं पेशेंट को 12 घंटे लेटना है, बिल्कुल लेटना है, उसके ऊपर यहाँ वेट रखना है, रीब्लीड के चांसेस हैं, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन के चांसेस हैं, फिर आपको सर्जरी करनी है उसको करेक्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप पेशेंट को टेबल पे लेते हैं, पेशेंट चल नहीं सकता क्योंकि उसको पेन हो रहा है। आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, यू कैन टेल द पेशेंट वॉक, आप चल के जो पेशेंट विल नॉट हैव एनी सिम्टम्स। सी हाउ मच कंफर्टेबल इट इज। वो ऊपर जाते हैं, उनको खाना अपने हाथ से खाते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस। नाउ कार्डियोलॉजी हैज इवॉल्व्ड। अब फीमोरल रूट से अगर आप मेरे को बोलेंगे कि नहीं यहीं से करना है, स्टेंटिंग, आई टोल्ड यू, रोटा बस
I have done rota. Nobody is doing rota in J&K. I have done 3 or 4 cases because उसके लिए machines हमें बाहर से लानी होती हैं. That I have done from here. Any PTCA, कोई भी तरह प्राइमरी है, प्राइमरी में अगर आपको बाइफर्केशन करना है, everything we are doing from here. अच्छा. तो नारायणा इज फॉलोइंग 100% रेडियल. अनलेस अंटिल अब किसी की आर्टरीज यहाँ से हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ से हम पहुँच ही नहीं पाएंगे हार्ट तक, देन वी टेक अ फेमोरल रूट. अदर देन दैट देयर इज नो इंडिकेशन नाउ. एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा रेडियल में थोड़ा सा लोगों को समझाने के लिए कि आपको फीमोरल में पेशेंट को लिटाना पड़ता है, रेडियल में भी पेशेंट को लिटाना पड़ता है, या बैठे बैठे ही उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है? ड्यूरिंग प्रोसीजर तो पेशेंट को लेटना है, बिकॉज वो मशीन हमारी सी आर्म होती है. वो घूमती इस तरह से आपकी पेशेंट लेटा होगा तभी हमें व्यूज़ मिलते हैं. बट जैसे ही एंजियोप्लास्टी खत्म होती है या एंजियोग्राफी खत्म होती है, एंजियोग्राफी खत्म होती है फीमोरल रूट से की है 6 घंटे लेटना है, एंजियोप्लास्टी खत्म हुई है 12 घंटे लेटना है. लेटना ही लेटना, वर्ल्ड ओवर प्रोटोकॉल है ये. नथिंग इन कि जम्मू कश्मीर, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. रेडियल में जैसे ही प्रोसीजर खत्म हुआ पेशेंट को आप बोलते हैं बैठे, बाहर बेड है, कैथ लैब से आप चल के जाएं. पेशेंट गोज वॉकिंग आउट ऑफ कैथ लैब. तो नारायणिया हॉस्पिटल में जो है आप रेडियल करते हैं, और रेडियल रूट से ही आप एंजियोप्लास्टी भी करते हैं? बिल्कुल, रेडियल रूट से ही हम स्टेंट लगाते हैं. एब्सोल्युटली दिस वी आर डूइंग रेडियल एंजियोग्राफी, रेडियल प्लास्टी, रेडियल से स्टेंट, एवरीथिंग फ्रॉम द रेडियल रूट. अच्छा, एक और चीज़, जैसे आपने कहा कि ये सब चीज़ें आप रेडियल रूट से करते हैं, अब एक और परेशानी लोगों को है, वो ये है कि जब आप एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी में मतलब आपसे समझना चाहूँगा, लोगों के लिए समझना चाहूँगा कि जिस टाइम हार्ट अटैक करके पेशेंट आपके पास पहुँच रहा है, जो ही इमरजेंसी में पहुँचा, मान लीजिए पेशेंट जो है ब्लड शुगर भी है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी है, पेशेंट को क्या प्रोटोकॉल क्या कहता है कि किन किन चीज़ों को आपने पहले कौन कौन से टेस्ट उसके ठीक होने चाहिए जिसके बाद आप फॉर एंजियोप्लास्टी करेंगे, या इट हैज़ नथिंग टू डू विद टेस्ट? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, उसका शुगर कितना है, बीपी क्या है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. द थिंग इज दैट वी हैव टू डू एंजियोप्लास्टी. ये समझना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये है कि जी जो ही जाएंगे शुगर ठीक होना चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम सब ठीक होना चाहिए, उसके बाद जाके एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है. बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है. डोर टू बैलून टाइम इज 90 मिनट्स. 90 मिनट्स में ना शुगर की रिपोर्ट आई होगी, लैब में भेजेंगे, सोडियम पोटेशियम की नहीं आई होगी, किडनी की रिपोर्ट की टेस्टिंग. हाँ, शुगर आपने ग्लूकोमीटर से चेक किया, इवन इफ द शुगर इज 800 डजंट मैटर. आप आर्टरी खोलो, उसके बाद शुगर को मैनेज करो. इवन इफ द बीपी इज 200, आप कैथ लैब में लो, वी हैव इंजेक्शन, हम उसी टाइम लगाते हैं, विद इन 2 मिनट्स बीपी पेशेंट का फॉल कर जाता है. वी नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग कंसिडरिंग कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आर्टरी खोलनी है, बट आर्टरी खोलना किसी का वेट नहीं करेगा ना. दीज आर साइड बाय साइड थिंग्स. अच्छा, आपको दिखा, आपने जब शीट डाली, आप प्रेशर देखते हैं, आपने देखा अच्छा 200 प्रेशर है, एनटीजी लगा दो, प्रेशर विल बी कंट्रोल्ड साइड बाय साइड. बट दैट डजंट स्टॉप यू. स्टाफ इज डूइंग दैट, यू आर नॉट डूइंग इट. यू आर डूइंग योर जॉब. यू हैव टू ओपन द आर्टरी, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल. 90 मिनट्स मीन्स 90 मिनट, उससे कम में. नाउ द मिनिमम रिसेंटली वेयर हम अब ये डाटा जो हमारा हॉस्पिटल का है फ्रॉम द लास्ट 1 year, वी आर कंपाइलिंग दैट. द मिनिमम दैट वी हैव डन इन आवर सेंटर इज 40 मिनट. इट इज डॉक्यूमेंटेड इन द फाइल्स एवरीवेयर. हमारा जो मिनिमम टाइम था डोर टू बैलून वाज फर्स्ट 40 मिनट्स. दैट इज व्हाट वी हैव डन. 40 मिनट्स में. अच्छा, मुझे बताइए कि इन केस जिस टाइम आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करते समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जो अक्सर मैदानता में, फोर्टिस में या बाकी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, या पीजीआई चंडीगढ़ में देखने को मिलता है, तो फ़ौरन आपकी दूसरी टीम तैयार होती है जो फ़ौरन ये कहती है ठीक है जी, आप पेशेंट जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा एंजियोप्लास्टी से, तो फ़ौरन हम CABG कर लेते हैं. तो क्या नारायणिया में ये फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं कि इन केस किसी पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है, कहीं ये तो नहीं होता कि अगर हमारे यहाँ पेशेंट की हालत सेहत ख़राब हो जाए या एंजियोग्राफी करते समय उसको कोई दिक्कत हो जाए तो आपको फ़ौरन यहाँ से भगा दिया जाता है पंजाब? तो मैं जानना चाहता हूँ कि नारायणिया में आपके पास क्या आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि ये ज़्यादा सिक पेशेंट हो, आपको लग रहा है ट्रिपल वेसल ब्लॉक है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप यहाँ से सीधा बाहर भेज देते हैं, या वहीं पे आप कॉर्नरी आर्टरी बाईपास का ग्राफ्ट का भी आपके पास प्रावधान है? हमारे पास CTV सर्जन है जो CABG ओपन हार्ट कर रहे हैं. सो अगर हम एंजियोग्राफी पे हमें लगता है कि ओके ये अभी कुछ हम कर नहीं सकते हैं, सी यू हैव टू ब्रेक द हार्ट अटैक. वी कॉल द सर्जन, उसी टाइम पे सर्जन इज इनसाइड द कैंपस, 5 मिनट में सर्जन विल कम एंड वी हैव टू टेक अ डिसीजन बिकॉज देयर आर अब बहुत कम इंडिकेशंस रह गई हैं ओपन हार्ट की. नाउ उस टाइम पे ओपन हार्ट करना विल बी
देन वी वे कि ये हाई रिस्क होगा, क्या हम इसके हार्ट अटैक को रोक देते हैं, आर्टरी को सिर्फ बलून कर देंगे, आर्टरी खुल जाएगी, आर्टरी फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, ऑन 5th डे वी विल ऑपरेट द पेशेंट. नाउ दीज आर द थिंग्स विच आर अवेलेबल, जो हमने करी है नारायणा में और जो हो रही हैं डेली रूटीन में. इट इज़ नॉट समथिंग. एंड जो आप बोल रहे थे कि कॉम्प्लिकेट हो गया चीज़ें, सो सी वंस यू आर इनटू इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी कॉम्प्लिकेशंस होंगी. पहली बात तो बुक्स पे कॉम्प्लिकेशन इसलिए लिखी हैं कि वो ना की जाए, हाउ टू अवॉइड देम वो लिखा होता है. तो आपने कॉम्प्लिकेशंस का ये नहीं पढ़ना कि ये 5% होता है एंड आई एम जस्टिफाइंग इट. नो, देयर आर वेज कि वो ना हो. सेकेंड थिंग, वंस यू कॉम्प्लिकेट यू शुड नो हाउ टू मैनेज. सो कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट होता है एंड वी मैनेज दैट. एंड in the past 1 year, we have not lost even a single patient during primary PTCA. Not even a single patient during primary PTCA. इसमें एक और चीज़ कि डबल वेसल ब्लॉक, ट्रिपल वेसल ब्लॉक, और लोगों के बीच में एक और चीज़ जो डॉक्टर्स ने उनके दिमागों में डाली हुई है कि अगर आपकी एलएडी ब्लॉक है तो कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है. ठीक है, लेकिन अगर एलएडी ब्लॉक नहीं है, पेरिफेरल नर्व्स अगर पेरिफेरल आपकी ब्लॉक है तो फिर थोड़े बहुत चांसेस हैं. लेकिन एलएडी का ब्लॉक जो है उसको इस तरीके से बताया गया कि ये तो इतना ख़तरनाक मामला है कि आपके बचने के चांसेस जो हैं बहुत मुश्किल हैं. तो जानना चाहूँगा आपसे कि एज अ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, विच इज़ अ हाई रिस्क काइंड ऑफ एंजियोप्लास्टी, एलएडी या जो कॉर्नरी आर्टरीज में से कोई और? See, there are 3 arteries. LED is the most important. मोस्ट इम्पॉर्टेंट. So LED में जब बंद होती है तो हम हमारी लैंग्वेज में उसको इंटीरियर वॉल MI बोलते हैं. वो सबसे बड़ा हार्ट अटैक होता है. एंड उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं बिकॉज वो सबसे बड़ी आर्टरी है. आप उसको खोलेंगे, सबसे बड़ा स्टेंट लगेगा, उसके बंद होने के चांसेस जो होते हैं वो मिनिमम होते हैं. सो बट हाँ, मतलब उस सिनेरियो में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को इंटीरियर वॉल MI हुआ, पेशेंट हैज़ टू रीच द हॉस्पिटल. अगर पेशेंट रास्ते में, मतलब ड्यूरिंग ट्रांजिट, इफ द पेशेंट वी लूज द पेशेंट, दैट इज समथिंग डिफरेंट. अदरवाइज वंस यू इसमें क्या होता है? देन उसमें एक चीज़ होती है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं. तो CHB अकर्स इन RCA एंड LCX. उसमें हम TPI डालते हैं, हम एंजियो करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और वहीं मैक्सिमम पेशेंट, बिकॉज इट इज रिटन इन बुक, इट इज़ अ रिवर्सिबल CHB, इट इज़ अ हार्ट रिदम प्रॉब्लम, हार्ट रेट कम हो जाता है. आप आर्टरी खोलते हैं, टेबल पे ही हार्ट रेट वापस आ जाता है. सो यू हैव टू बी रेडी विद ऑल दीज थिंग्स. और ये आप टेबल पे करते हैं, टेबल पे ही मैनेज करते हैं. देयर आर टाइम्स हम टेबल पे ही TPI निकाल भी देते हैं, वहीं डालते हैं. अब पेशेंट आता है विद द हार्ट, आई डोंट नो वेदर यू सॉ दैट, देयर वाज अ पेशेंट फ्रॉम नेपाल. शी वाज एन इंटरनेशनल पिलग्रिम. शी केम विद द inferior wall MI, complete heart block, and she had an arrest inside the emergency. She was given 4 shocks. Then she was taken to cath lab. वहाँ पे भी एक शॉक दिया, उसको TPI डाला, and उसकी RCA खोली, and then she was discharged. She went back home, and she was an international pilgrim. So you have to be ready with all these things. Okay. तो आप see what mind doesn't know, eyes can't see. तो आपको पहले से पता होता है कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, हमें कैसे मैनेज करना है. डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पहले ही पता होता है, बहुत सारे लोग जो हमें देख भी रहे होंगे इस वक्त, एक और धारणा लोगों के बीच में ये है कि ठीक है जी, हार्ट अटैक का पेशेंट है, डॉक्टर साहब ने कह दिया कोई बात नहीं, 2-3 दिन दवाइयों पे रख लेते हैं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्टेबल होता है, और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है फिलहाल दवाइयों पे चलने दो, कोई ज़रूरत नहीं है एंजियोप्लास्टी की, एंजियोग्राफी की. और एक और धारणा लोगों के बीच में है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं जी कि आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आप उसी पेशेंट को स्टंट डालता है जिसका उसको पता होता है ये बचेगा. वो कतई भी उसको स्टंट नहीं डालेगा पेशेंट को जिसका उसको पता होता है ये रिस्क है या डालते डालते इसकी मौत हो सकती है. तो क्या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्टों को दिक्कत क्या होती है, पेशेंट के परिजनों को क्यों नहीं वो समझा पाते कि देखिए आपका पेशेंट क्रिटिकल है, इंटरवेंशन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, और इंटरवेंशन में हो सकता है इंटरवेंशन करते करते समय कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि मेडिकल मैनेजमेंट होगी, नहीं हो पाएगी. तो ये अगर, और दूसरा, कौन से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए आप एज एन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कहेंगे कि स्टंटिंग करना ज़रूरी है, और कौन से ऐसे हैं जिनके बारे में आप कहेंगे देयर इज़ नो नीड, वी कैन वेट? अगर आप ये बात करें, जब भी प्राइमरी PTCA में जब मैं बोलता हूँ, देयर इज़ अ स्पेशल टेक्निक अटैच टू इट, यू शुड नो दिस. ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो स्टेंट लगा रहा है वो प्राइमरी कर सकता है, ऐसा नहीं है. उसकी टेक्निक डिफरेंट है, तो आपको वो टेक्निक पहली बात तो आनी चाहिए. सेकेंड थिंग, आपने मेरे से पूछी कि क्या हम अटेंडेंट्स को बता क्यों नहीं देते. जिस भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, आपने उसको कैथ लैब में लेना है.
उसका बीपी 50 है, उसका बीपी 50 इसलिए है उसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। नाउ रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट विद द हार्ट रेट ऑफ 40, बीपी ऑफ 60। अब मैं उसको बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं आप ना मेडिकल, उसमें मेडिसिन है ही नहीं कुछ, आप मेडिसिन दो और वेट करो दैट द पेशेंट, यू लूज द पेशेंट, दैट शुड नॉट हैपन। यू टेक द पेशेंट टू कैथ लैब, यू पुट अ टी पे, यू डू द एंजियो एंड यू डू दी प्लास्टिक, पेशेंट वहीं ऑन टेबल, पेशेंट यू विल सी द कि पेशेंट, आप उस टाइम पे थोड़ी सपोर्ट लो इंजेक्शंस की, ऑन टेबल यू विल सी कि पेशेंट्स का बीपी उसी टाइम वहीं पे इम्प्रूव करता है। सो जैसे मैंने आपको बोला, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। नाउ बिफोर डूइंग एन एंजियो आप नहीं बोल सकते कि इसको टेबल पे मत लो। अगर वो कोई बोल रहा है हार्ट अटैक की सिचुएशन में, इसका मतलब वो वेल वर्स नहीं है हार्ट अटैक को डील करने के साथ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वरना हार्ट अटैक मीन्स डू दी इको। अगर इको पे कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे माइट्रल वाल्व अगर रिगर्ज कर रहा है या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो गया, ना आफ्टर विच अगर आप उसके बाद एंजियो करते हैं, आपको पता है आपको इसकी ओपन हार्ट ही करनी है क्योंकि इसको मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हुई है। बट आपने टेबल पे तो लेना ही है उसको, उसमें आप ये बोलें कि नहीं मैं स्टेबल करता हूँ। एज आई टोल्ड यू, जैसे जैसे वो आर्टरी बंद रहेगी, टाइम बढ़ता जाएगा, मसल लॉस होता जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ेगा। आप ये बोलें कि पेशेंट आज एडमिट हुआ, मैं कल इंटरवीन करूंगा, वो कल नहीं है, वो कल में आज रात आएगी और उस टाइम पे यू कैन लूज द पेशेंट एंड नो। हार्ट पेशेंट गोज लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि वो आपको टाइम देंगे कि मुझे अब प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी को बुला लीजिए, कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। हार्ट पेशेंट गोज लाइक दिस, उस टाइम पता भी नहीं लगता, उस टाइम हाथ काम जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। दूसरा मुझे बताएं कि ऑलरेडी पेशेंट एक है, मान लीजिए पहले ही हार्ट अटैक एक हो चुका है पेशेंट को, आप उसको सेकंड हार्ट अटैक है। मैं जो गूगल पे रिसर्च करके थोड़ा बहुत समझ में आया, वो ये समझ में आया कि सेकंड हार्ट अटैक हो, थर्ड हार्ट अटैक हो, पेशेंट को लूज़ करने के चांसेस बड़े कम हैं अगर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट तैयार है रिस्क लेने के लिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप पेशेंट को ले लेते हैं, जब आप टेबल पे पेशेंट को पहुंचाते हैं और आप इंटरवेंशन करना शुरू करते हैं, एंजियोग्राफी में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन आपसे समझना चाहूँगा कि क्या सेकंड हार्ट अटैक हमको ये मान लेना चाहिए, देयर इज नो चांस? बिल्कुल भी नहीं। देयर इज, पहली बात तो पहली एडमिशन में अगर हार्ट अटैक करके पेशेंट आया है तो देयर इज नथिंग कॉल्ड सेकंड हार्ट अटैक। उसका आपने पहले ही ठीक नहीं किया, तो हाउ कैन यू से उसको सेकंड हार्ट अटैक हो गया, है ना? आप मेरी बात समझ रहे? एक आर्टरी बंद हो गई, आपने उसको खोला नहीं, अगले दिन आप बोले कि नहीं इसको सेकंड हार्ट अटैक हो गया इसलिए और सीरियस हो गया। आपने तो पहले ही ठीक नहीं किया था ना। आप पहले वाले के लिए आर्टरी खोलेंगे तो आप बोल सकते हैं सेकंड हार्ट अटैक, कि वो सेकंड हार्ट अटैक मीन्स दूसरी आर्टरी भी बंद हो गई। आपने पहली खोली नहीं तो आप सेकंड डे आके कैसे बोल सकते हैं कि सेकंड हार्ट अटैक हो गया? तो दिस इज अ रॉन्ग नोशन। एंड जैसे मैंने आपको ये बोला कि, एंड दूसरी चीज़ आप मुझसे पूछ रहे थे किस पेशेंट को कैथ लैब में लेना है। हार्ट अटैक पेशेंट को कैथ लैब में लेना है, एंड इट इज़ अ रिस्की थिंग। हार्ट अटैक इन इटसेल्फ इज अ रिस्क। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी तो यू आर लूजिंग द पेशेंट ना। तो यू हैव टू टेक अ कॉल, यू हैव टू टेक, एज आई टोल्ड यू, पेशेंट का बीपी 60 है, उस टाइम पे तो डॉक्टर बोलेगा यार मैं अपनी इमेज क्लीन रखता हूँ, मेरे को नहीं करना है, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। नो, दिस इज नॉट द वे यू ट्राई। और यही पेशेंट्स हैं जो बचते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। देयर आर अदर रीजंस, बहुत बीमारियां हैं जिसमें बीपी कम, पल्स कम करके पेशेंट आएगा। यू लेट द पेशेंट को, बिकॉज वो रिवर्सिबल चीज़ें नहीं है। नो, दिस इज समथिंग विच इज रिवर्सिबल। आप ठीक करेंगे, वो पेशेंट वहीं पे ठीक हो जाएगा। सो रिस्क की तो है, एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मीन्स प्राइमरी PTCA। अगर आप नहीं कर रहे हैं देन स्टॉप प्रैक्टिसिंग दैट। इट्स वेरी इजी। डॉक्टर साहब, कोविड-19 है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन भी है, आप नारायणिया हॉस्पिटल में होते हैं, थोड़ा डर लगता है पेशेंट जब आज आता है कहीं से हार्ट अटैक करके आता है और फिर मान लीजिए उसको बुखार है एंड इट इज़ नॉट कोविड फीवर, इट मे बी अ फीवर बिकॉज ऑफ सम अदर प्रॉब्लम, तो डर लगता है, थोड़ा सा खौफ आता है थोड़ा सा? नहीं, नो, इट डजंट मैटर, बिकॉज मतलब जो वो एक पेशेंट को, मतलब मैं डॉक्टर इसलिए बना कि मैं किसी को बचाऊं, है ना? सो मैं ये सोचूंगा उसको फीवर हो जाएगा, मुझे फीवर हो जाएगा। नो, दिस इज ऑल सेकेंडरी। एज आई टोल्ड यू, 90 मिनट जो थॉट प्रोसेस होगा ना, ये शायद 90 मिनट्स के बाद आएगा। अच्छा फीवर है, हार्ट अटैक पेशेंट में लो ग्रेड फीवर हो सकता है। सो उसमें अगर मैं डर के बैठ जाऊँ नहीं कुछ है, हार्ट अटैक के पेशेंट का आप एक्सरे कराएंगे, उसमें चेंजेस होंगी, तो आप बोलेंगे अच्छा ये तो कोविड है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू डोंट ट्रीट एवरीवन एज कोविड, बट जो हार्ट अटैक है आपने उसको कोविड पॉजिटिव समझना है, आपने कोविड नेगेटिव समझना है। आपको कोविड पॉजिटिव लग रहा है, पीपी पहन के कर दो। आपको कोविड नेगेटिव लग रहा है, आप ऐसे ही कर दो, बट आप करो। दैट इज द गोल। उसमें डरना वरना तो करने वाला होना चाहिए। हाँ, करना है, दैट इज द गोल। यस, जज्बा होना चाहिए कि डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अजीब सा सवाल है पर पूछना पड़ेगा। मैं चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, 3 जगह पर मैं कार्डियोलॉजिस्टों से, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्टों से मिला।
तो जब थोड़ी पड़ताल की तो पता चला कि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जम्मू के साथ था। मैं चंडीगढ़ गया तो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ एक डॉक्टर साहब के छोटे भाई हैं, वो वहाँ पे हैं। इसी तरीके से मेदांता में बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, पता चला भाई कहाँ के, तो वो भी जम्मू के हैं। आप फोर्टिस में चले जाते हैं, थोड़ी पड़ताल करते हैं तो कश्मीर का कोई निकल आएगा, कोई जम्मू का निकल आएगा। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे ये समझना है कि अगर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो टॉप के डॉक्टर्स हैं, टॉप के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, या वहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, या वहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इसी हमारी ही स्टेट की वो पैदाइश हैं, पैदावार हैं, वजह क्या है कि डॉक्टर निखिल महाजन हैं तो आज नारायणिया हॉस्पिटल में हैं, हमें आपकी ज़रूरत जीएमसी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, रीज़न क्या है कि इतना बेहतरीन टैलेंट ये चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, यहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन को ये क्या नज़र नहीं आता, या यहाँ काबिलियत के कोई और पैमाने हैं? आई कांट से एनीथिंग, मैं इसमें कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जिन सेंटर्स के आपने नाम लिया ना, उसमें जो एक्सपोजर है और जो डेडिकेशन है पेशेंट को ठीक करने की, वो बहुत ही अलग है। मैं खुद फोर्टिस ट्रेंड हूँ स्कॉट्स दिल्ली में। मेरे बॉस बहुत सीनियर डॉक्टर अशोक सेठ कार्डियोलॉजिस्ट बहुत ही सीनियर हैं, हाँ, पद्मश्री जी। तो डॉक्टर क्लेयर, ये सब मेरे टीचर्स रहे हैं वहाँ पे। यस, सो मैं इन सब का स्टूडेंट हूँ। तो एक डेडिकेशन लेवल होती है, वो जब आप ऐसे सेंटर्स में जाते हैं तो तभी आती है। और सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ नो इंटरफेरेंस। नारायणा में मेरे को कोई इंटरफेयर करके ये नहीं बोलता यार कि इस पेशेंट ये हाई रिस्क है तो तुम इसको मत करो। सो जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। एक फ्री हैंड देते हैं, आपकी काबिलियत पे विश्वास रखते हैं। अगर आप कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं, नाउ देयर आर प्रोसीजर, जैसे एक प्रोसीजर होता है CRTD, जम्मू कश्मीर में वो कोई भी नहीं करता है, वो सिर्फ मैं करता हूँ। अच्छा। अगर किसी का हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट का फंक्शन कम हो जाए 35% से, तो हम एक 3 चैम्बर पेसमेकर लगाते हैं, वो कोई भी नहीं करता। आई लर्न इन स्कॉट्स, मैं ये नहीं बोलूँगा किसी और ने लर्न नहीं किया होगा, बट नोबडी प्रैक्टिस। इट्स ए कॉस्टली थिंग, महंगा है। लोग बाहर से यहाँ पे बाहर से डॉक्टर्स को बुला के करवाते हैं, बट मैं करता हूँ। सो एक जो विश्वास है नारायणा का मुझ पे या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन का उन डॉक्टर पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है वही रीज़न होगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिर में जानना चाहूँगा कि फैमिली के लिए, परिवार के लिए जो आप आजकल समय निकालते हैं, कोविड के टाइम में खासकर, घबराते हैं घर वाले जब आप नारायणिया से वापस आते हैं, या आपने यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम देम कि नहीं जी फिलहाल आजकल मुलाकात कम करते हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने ब्रदर का, अपनी मदर का, अपने फादर का, अपनी पूरी फैमिली का एक्चुअली, कि वो मुझे अलो करते हैं कि मैं कोविड टाइम्स में अपने हॉस्पिटल में काम करके आता हूँ। एंड देन ऑल्सो व्हेन आई कम बैक दे हग मी, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर निखिल महाजन, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, नारायणिया हॉस्पिटल कटरा ककरियाल में। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के इस नए प्रिंसिपल को कि अगर हार्ट अटैक करके पेशेंट आपके हॉस्पिटल पहुंचता है, बजाय उसको स्टेबलाइज करने के आप सीधा कैथ लैब में ले जाएं और कैथ लैब में उसकी एंजियोग्राफी करके देखें, अगर पॉसिबिलिटी है एंजियोप्लास्टी करें, और आपको एंजियोप्लास्टी नहीं लगती, CABG के लिए भेजना है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास के लिए भेजना है, आप वो करें। लेकिन आप वक्त ज़ाया न करें उस ट्रेडिशनल अप्रोच में, जिस अप्रोच में आप पेशेंट को 3-4 दिन लिटा के रखते हैं अपने ICU में कि ये स्टेबलाइज होगा, इसका BP ठीक होगा, इसका शुगर ठीक होगा, इसका पोटेशियम ठीक होगा, कैल्शियम ठीक होगा, और वो पोटेशियम कैल्शियम के चक्कर में कीमती जान जो है वो ज़ाया हो जाती है। एक डॉक्टर के लिए एक मरीज़ के मरने पर वो एक नंबर हो सकता है, लेकिन जिस परिवार से वो जाता है उनका सबसे ख़ास और सबसे अहम सदस्य हो सकता है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में नारायणिया एक नया चैप्टर खोल रहा है। उम्मीद मुझे ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपको भी एक बार नारायणिया में पर थोड़ा सा विश्वास करके अपने हार्ट अटैक का जो पेशेंट है, अगर आपको लगता है कि क्रिटिकल है, परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूर डॉक्टर निखिल महाजन के पास नारायणिया हॉस्पिटल में जाएं। दीजिए इजाज़त, आदाब।